नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। विधानसभा में वन मंत्री संजय शर्मा ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने गोडावन संरक्षण से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गोडावन संरक्षण के लिए टनल निर्माण के काम के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए 8 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है। सदन में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने गोडावन संरक्षण के लिए सरकार की ओर से भूमि आवंटित करने को लेकर सवाल पूछा था। धारीवाल ने सरकार से पूर्व में गोडावन संरक्षण के लिए टनल बनाने के ऐलान को लेकर भी सवाल किए थे। राजस्थान सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों पर रोक लगाई गई है। इसके लिए नया शब्द सुनाया गया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान में अब गायों के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की अनुदान मांग पर बहस का जवाब देते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि अब से आवारा गायों के लिए निराक्षित शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सदन में आने पर तंज कसते हुए कहा कि आज आप सदन में आए तो अच्छा लगा। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो हमेशा सदन में बैठते थे। चीफ मिनिस्टर बैठते हैं तो सदन की गरिमा बढ़ती है। आप आए हैं तो हमें अच्छा लगा। इस तरीके से आपने कहा कि मंत्रियों के उत्तर सुनना चाहिए तो हमने सुना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने जो प्रश्न लगाए उनका सही उत्तर मिले, मंत्री घुमा फिराकर उत्तर नहीं दें। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में बाजरे की खरीद का वादा किया है। हम चाहते थे सरकार बाजरे की सरकारी खरीद की घोषणा करे। जूली ने कहा कि भाजपा ने गेहूं के समर्थन मूल्य की 2700 रुपए की बात कही, लेकिन भाजपा सरकार 125 रुपए ही बढ़ा पाई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आज घोषणा करे तो राजस्थान के किसानों में खुशी होगी। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस, जयपुर रेंज, QIT व DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भगवानपुरिया गैंग के कुख्यात गैंगस्टर जगदीश उर्फ जग्गू को पंजाब की भटीड़ा सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया। आरोपी जग्गू पर देश के विभिन्न राज्यों में हत्या, हथियारों की खरीद फरोख्त, मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या के प्रयास के करीब 100 मामले दर्ज हैं। गत 30 जून को भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे को बालाजी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा था। हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने बालाजी में हेलीपैड की तरफ हथियार लेके जा रहा है, कोई जो वारदात की फिराक में है। यहाँ टीम भेज करके उसको पकड़ा मौके पे पकड़ा तो जिसके पास से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 18 राउंड मिले थे, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। दौरान अनुसंधान पाया गया कि उक्त शख्स का जो कृत्य है वो एक पंजाब का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जगदीप उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, जिसकी सह से और जिसके निर्देशों पर वो इस चीज़ को कर रहा था। तो बाद अनुसंधान में जुर्म प्रमाणित होने पर इसको बठिंडा जेल से लेके आए हैं, जिससे इस संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। आमतौर पर पाया गया है कि ये एक पंजाब का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसके हत्या के प्रयास के और हथियारों की खरीद फरोख्त के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। तो इस संबंध में इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। बात पूछताछ जो चीज़ होगी उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आपराधिक रिकॉर्ड क्या मिले राजस्थान में इस गैंगस्टर के खिलाफ? अब भी आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त करने का प्रोसेस जारी है। इसको कल रात को ही लेके आए हैं, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसको अभी पुलिस उसमें रिमांड पर चल रहा है। तो अनुसंधान में जो चीज़ सामने आएगी अपन नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। करगिल दिवस की रजत जयंती पर धामी ने यह बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए 2 साल नहीं बल्कि 5 साल तक आवेदन करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। नीति आयोग की बैठक से पूर्व विपक्षी एकता में पुनः फूट नजर आई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता ने यह भी दावा किया कि उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा लेने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं बैठक में हिस्सा लूंगी, लेकिन केंद्र का रवैया अलग है। उन्होंने बंगाल को बजट से वंचित करने के बारे में लिखकर सूचित करने को कहा है। इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि यह भेदभाव पसंद नहीं है। बजट में केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है, इसलिए मैंने अपनी आवाज उठाने के लिए नीति आयोग की बैठक में जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और नई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इस बीच कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय बजट में अपने राज्यों के प्रति कथित पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक नेता M.K. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। बीजू जनता दल सांसद सुष्मिता पात्रा ने विपक्षी दलों द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन किया है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक का भव्य आगाज 26 जुलाई से शुरू हुआ। पेरिस 2024 ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी के किनारे की जाएगी। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जिसमें एथलेटिक्स 29, निशानेबाजी 21 और हॉकी 19 के आगे खिलाड़ी शामिल हैं। इन 59 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली बार ओपन सेरेमनी स्टेडियम के अंदर न होकर सीन नदी के किनारे होगी। 128 साल के इतिहास में पहली बार इन खेलों में हिस्सा लेने वाले देशों की पारंपरिक परेड नदी के किनारे पर की जाएगी। इस ओपनिंग सेरेमनी में लगभग 10,000 से अधिक ओलंपिक खिलाड़ी सीन नदी से होकर गुजरेंगे। पेरिस ओलंपिक शुरू होने से ठीक एक दिन पहले महिला और पुरुष तीरंदाजी टीम ने धमाल मचा दिया। फॉर्म में चल रहे धीरज और अंकिता भक्त ने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत में पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान का सुनहरा आगाज किया और तीरंदाजों ने पुरुष और महिला वर्ग की क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश कर लिया। भारतीय पुरुष टीम रैंकिंग में तीसरे और महिला टीम चौथे स्थान पर रही। धीरज और अंकिता ने शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय तीरंदाजी मिक्स टीम ने भी सुपर 16 में जगह पक्की कर ली है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतिम रोक लगा दी हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी है। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश का मामला अमेरिका में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से नेम प्लेट वाले आदेश से जुड़ा सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू ने कहा कि नेम प्लेट आदेश पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। भारत में अभी ऐसा कोई भी नियम प्रभाव में नहीं है जिस पर सवाल उठाए जाएं। मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी पत्रकार को इस मुद्दे पर आईना दिखाते हुए कहा कि इस दुनिया में सभी धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय रेल कंपनी SNCF ने कहा कि देश की हाई स्पीड रेल लाइनों को कई दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से निशाना बनाया गया, जिससे ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दिन ट्रेन परिचालन बाधित हुआ। SNCF ने बताया कि फ्रांस के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में रेल लाइन प्रभावित हुई हैं। इसका पड़ोसी देश बेल्जियम और इंग्लिश चैनल के रास्ते लंदन जाने वाली रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। सरकारी अधिकारियों ने पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले ही हुई इन घटनाओं की निंदा की है। हालांकि इनका ओलंपिक खेलों से संबंध होने के तत्काल कोई संकेत नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय पुलिस ने कहा कि अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि रेल लाइनों पर परिचालन क्यों प्रभावित हुआ। इसी बीच फ्रांसीसी मीडिया ने व्यस्त पश्चिमी मार्ग पर भीषण आग लगने की खबर दी है।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।